नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल स्कोर 360। तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हर उस नीट एस्पिरेंट के लिए जो 360 ऑन 360 बायो में स्कोर करना चाह रहा है। क्योंकि बायो में 360 अगर कर लिया तो आपकी रैंक बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाने वाली है और यही इंपॉर्टेंस है बायो में मैक्सिमम मार्क्स लेके आने का। आज मैं आपको एनसीईआरटी से ही एग्जाम्पल के साथ ये बताने वाली हूं कि नीट 2023 में कैसे क्वेश्चंस आए थे। 1.5 पेज से मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स दूंगी, हम पूरा पेपर नहीं डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ आपके लिए। मैं आपको एनसीईआरटी रखूंगी आपके सामने। आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू हाईलाइट इट, देन मेक नोट्स आउट ऑफ इट, एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड हियर इन दिस ईयर्स नीट 2023 के। मैं आपको 11th के एक एग्जाम्पल्स दूंगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि 1.5 पेज से कैसे 3 क्वेश्चंस निकले और एक चैप्टर के सिर्फ 2 पेजेस से 6 क्वेश्चंस इस बार नीट में पूछे गए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं 12th का भी एक एग्जाम्पल दे दूंगी आपको कि एक ही पेज से किस तरह से 3-4 क्वेश्चंस निकाले थे। और एक ऐसा भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी इसी साल से जो कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजिंग लगा था, बहुत बच्चे नहीं आंसर कर पाए थे, उनको लगा था कि ये नीट एनसीईआरटी में नहीं दिया है, जबकि वो एनसीईआरटी के अंदर दिया था। किस तरह से दिया था, कैसे छुपा हुआ था वो, वहां पर आपको क्या समझना था उसमें से, वो भी आई विल बी टेलिंग यू एट द एंड ऑफ द सेशन। सो विदाउट लूजिंग योर अटेंशन प्लीज हैव अ लुक एट एवरीथिंग दैट आई एम टेलिंग यू। पहले मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, ये एक पेज मैंने एनसीईआरटी का निकाल लिया है, इसमें से किस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म हुए थे इसी साल की नीट में वो मैं आपको बताऊंगी। और फिर आगे भी आई विल बी टेलिंग यू। पहले आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, उसको हाईलाइट कैसे करोगे और उसमें से क्या लिखोगे अपने नोट्स में। नोट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि ये सेम चीजें हम क्यों लिखे। सेम नहीं, जब आप कीवर्ड्स लिख लेते हो ना अपने नोट्स में तो आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। एग्जाम टाइम पे जब आप पढ़ने बैठते हो तो सामने अगर एनसीईआरटी के इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स पेजेस रखे होंगे तो बहुत सारे बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं, लगता है अरे इतना सारा पढ़ना, इतना सारा रिवीजन कैसे होगा। लेकिन अगर आपने कॉम्पैक्टली एक एक पेज में लिख के रख लिए हैं सारे चैप्टर्स तो वो बहुत ज्यादा आपका टाइम सेव करेंगे और आप मान के चलो कि आप एक्चुअल में यू विल फील बूस्टेड अप अगर अपने हाथों से नोट्स आपने अच्छे से बना रखे हैं तो। सो फर्स्टली ये पेज है आपके सामने, सेल साइकिल सेल डिवीजन का, फेजेस ऑफ सेल साइकिल दिया हुआ है इसके अंदर। नाउ whenever you are reading NCERT, first reading you can go through it roughly, then you have to pay attention to the concepts as well. साइड में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं डायग्राम्स में, चार्ट्स में, टेबल्स में, एवरीथिंग यू हैव टू सी क्लियरली, और तभी ऐसा होगा कि आप किसी भी तरह का आंसर दे पाओगे। क्योंकि नीट में आप देखो स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन, रीजनिंग बेस्ड, मैच द कॉलम, डायग्राम बेस्ड, हर तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करने, रिमेंबर दिस। सो ए टिपिकली यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल्स इन कल्चर। दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर्स। सबसे पहले क्या समझ में आ गया, ह्यूमन सेल्स का क्या यहाँ पे याद रखना है, 24 आवर्स में होता है डिवीजन, ठीक है। सेल साइकिल कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं। However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type. अलग अलग सेल और ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग होती है ये ड्यूरेशन। yeast for example can progress through the cell cycle in only about 90 minutes. सिर्फ 90 मिनट्स में ही yeast की सेल साइकिल कंप्लीट हो जाती है। सेल साइकिल is divided into two basic phases, interphase and M phase, that is mitosis. M phase क्या होता है, it represents the phase when the actual cell division or mitosis occurs, and interphase represents the phase between two M phases. Okay, it is significant to note that in 24-hour average duration of cell cycle of a human cell division proper lasts only for 1 hour. The interphase lasts 95% duration of the cell cycle. Okay, और ये डायग्राम आपको देख लेना है, M phase दिया है और फिर ये interphase दिया है। M phase के अंदर you can see they have also shown you के prophase, metaphase, एनाफेज एंड टीलोफेज, और फिर उसके बाद हो रहा है साइटोकाइनेसिस, एंड ये पूरा फेज दिया हुआ है इंटरफेज। इंटरफेज में देयर इज G1, S एंड G2, एंड देन यहाँ पर देखो एक एग्जिटिंग G0 भी दिखाया है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस एज वेल, ये भी आपको अच्छे से देखना है। नाउ इसमें से अगर आपको नोट्स बनाने होंगे तो आप क्या लिखोगे, नोट्स में कभी भी ग्रामर पे ध्यान नहीं देना है, सेंटेंस मेकिंग पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ कीवर्ड्स ऐसे लिखो कि हाँ आपको खुद को समझ में आ जाना चाहिए बाद में पढ़ के, ऐसा नहीं कि खुद ही नहीं समझ पा रहे खुद के नोट्स। सो ह्यूमन सेल्स को कितना टाइम लगता है सेल साइकिल कंप्लीट करने में, लगता है 24 घंटा।
ओके और उस 24 घंटे में से भी हमने क्या देखा वो भी अभी हम हाईलाइट करेंगे. देन यीस्ट को कितना टाइम लगता है? यीस्ट इट टेक्स 90 मिनट्स. 90 मिनट्स लगता है यीस्ट को. ऑलराइट, अब मैं जब नोट्स बनाती हूँ आई एक्चुअली मैं इतनी कंजूसी करती हूँ ना स्पेस में, मैं एक एक पेज में ही पूरा पूरा चैप्टर बनाने की कोशिश करती हूँ. मैं बहुत कम स्पेस यूटिलाइज करती हूँ. यहाँ तो आपको फैला फैला के दिखा रही हूँ मैं जस्ट टू मेक इट क्लियर, बट आप भी ऐसे ही कॉम्पैक्ट नोट्स ही बनाना, वरना क्या होता है ना कि इतने मोटे मोटे नोट्स बन जाते हैं कि वो एनसीईआरटी से भी ज़्यादा तो पेपर्स हो जाते हैं. सो इट डजंट मेक एनी सेंस. सो आफ्टर दिस को ये समझ में आ गया कि जो आपकी सेल साइकिल है, cell cycle, it has been divided into what? M phase and interphase. और क्या समझ में आया आपको यहां से कि इंटरफेज जो होता है 95% टाइम लेता है. 95% टाइम कहाँ जाता है सेल साइकिल का? इंटरफेज में. और ह्यूमन सेल्स के 24 घंटे में से उसके जो 1 घंटे रहते हैं वो एम फेज में जाते हैं. मतलब जो माइटोसिस होता है, ये जो एम फेज होता है माइटोसिस, सेल डिवीजन प्रॉपर, उसमें सिर्फ 1 आवर ही लगता है. ये लिख ली इंफॉर्मेशन, जहां जहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब कुछ लिख लिया. एम फेज में यू कैन ऑल्सो राइट द फेजेस. आपका प्रो फेज हो गया, मेटा फेज हो गया, देन देर इज एना फेज, देन देर इज टीलोफेज. ओके, ये एम फेज के फेजेस हो गए. और इंटरफेज में यू कैन सी देर इज G1, S एंड G2. ये आपको बहुत ही कम जगह में आप इसको आराम से लिख सकते हो. देन कमिंग टू दिस पेज, इस पेज के ऊपर क्या दिया हुआ है? इस पेज में दिया है आपको कि एम फेज स्टार्ट्स विथ न्यूक्लियर डिवीजन corresponding to separation of daughter chromosomes. This is karyokinesis and usually ends with the division of cytoplasm called as cytokinesis. Karyokinesis, cytokinesis. Interphase through though called resting phase, the time duration there the cell is preparing for division, undergoing both cell growth and DNA replication in orderly manner. And interphase is divided into 3 phases. ये हो गए. अब G1 phase. G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. During G1 phase क्या होता है? Metabolically active the cell is, continuously grows but does not replicate DNA. S phase or synthesis phase marks the period during which DNA synthesizes or replication takes place. Okay, during this time the amount of DNA per cell doubles. If initial amount was 2C, 4C हो जाता है. However, no increase in chromosome number. If the cell had diploid number, it is going to remain diploid even after S phase. Now remember this thing, this is concept. ये concept समझना जरूरी है. क्या कहा गया है यहाँ पर कि S phase is synthesis phase, जहाँ पर DNA डबल होता है, DNA का अमाउंट डबल होता है, लेकिन क्रोमोसोम्स का अमाउंट डबल नहीं होता है. क्वेश्चन आ सकता है कि अगर G1 फेज में 4 क्रोमोसोम्स थे तो S फेज के बाद G2 फेज में, M फेज में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? तो 8 नहीं बोलना है. क्रोमोसोम्स का नंबर नहीं डबल हो रहा है, साफ साफ लिखा है. दिस इज द कंसेप्चुअल क्लैरिटी दैट यू नीड. एंड डीएनए का नंबर, जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल होगा. मतलब अगर डीएनए 2C है, C एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द अमाउंट, मेजरमेंट ऑफ डीएनए. डीएनए को मेजर करते हैं उस तरह से. और अगर 2C डीएनए है तो वो 4C हो जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम अगर 4 है तो वो 4 का 8 नहीं होगा. रिमेंबर दिस थिंग. देन इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन साइटोप्लाज्म. ओके, ड्यूरिंग G2 फेज, G2 फेज प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज. ये हो गई बातें यहाँ पर. ठीक है, अब एनसीईआरटी के साइड में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स भी आपको पता होने चाहिए, वहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो यू हैव टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस ऑल्सो. हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स? यू नो, प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स, एनिमल्स डोंट. ऑल सेल्स इन अ प्लांट डिवाइड ऑल टाइम? नो. यू नो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स दे डिवाइड ऑल द टाइम, परमानेंट सेल्स do not. Do you think all cells continue to divide in all plants and animals? No, all the cells do not continue to divide. Some cells don't divide. Can you tell the name and location of tissues having cells that divide all their life in higher plants? You know, it's meristematic tissue. And do animals have similar meristematic tissue? No, they do not have similar meristematic tissue. तो ये questions के भी आपको answers पता होने चाहिए, इसलिए मैं बता रही हूँ उसको. So now इस पेज पे से क्या आप conclusion निकालोगे, क्या notes में लिखोगे अपने? So you can write down over here that आपका जो M phase होता है, okay, M phase, here you can see this is M phase, this is your M phase, that is the cell division proper. Okay, so there you can write down. ये कैरियोकाइनेसिस है, यहां पर भी लिख सकते हो सिंपली.
This is karyokinesis. What is karyokinesis? It is the division of nucleus. ये जो चारों steps होती है ये karyokinesis की ही है. और फिर उसके बाद होता है cytokinesis. That is division of cytoplasm. Okay. So karyokinesis, nuclear division and cytokinesis followed by cytokinesis. ये आप यहां पर लिख सकते हो. और फिर उसके बाद व्हाट यू हैव टू सी इज कि इंटरफेज जो होता है उसको रेस्टिंग फेज बोला जाता है, लेकिन वो होता नहीं है. इंटरफेज इज नॉट एक्चुअली रेस्टिंग फेज. वो क्या होता है, उसमें एक्चुअल में प्रिपरेशन हो रही होती है. बोलते तो उसको रेस्टिंग फेज है, बट द सेल इज नॉट रेस्टिंग. व्हाट इट इज डूइंग? इट इज डूइंग preparation. Okay, it is doing preparation. Now after this, the three phases you have to remember. G1 phase. क्या हो रहा है G1 फेज में? इवेंट्स आपको लिखने हैं. G1 फेज में यू विल हैव टू राइट डाउन. सी G1 फेज इट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, मतलब S फेज. ये तो दिख ही रहा है डायग्राम से, लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी हमें. देन कैसा होता है सेल? मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है. एक्टिव होता है सेल, इनएक्टिव नहीं होता है. ऐसी स्टेटमेंट्स में उल्टा पुल्टा कर देते हैं और दे देते हैं ना. देन ग्रोथ हो रही है इसमें, इट इज कंटिन्यूइंग टू ग्रो, ग्रोथ हो रही है. देन अदर देन दैट डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है. डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है. डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है. रिमेंबर दिस थिंग. ओके. देन एस फेज. अब एस फेज में क्या होता है? एस फेज का मतलब ही है सिंथेसिस फेज. ओके, एस फेज का मतलब ही है सिंथेसिस फेज. दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पर सिंथेसिस होगा. किसका सिंथेसिस होगा? डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन. आई कैन से डीएनए का रेप्लिकेशन होगा एस फेज के अंदर. नाउ एस फेज में ही वो जो कंसेप्ट है यही याद रखना है आपको. व्हाट हैपेंस इन एस फेज? एस फेज में रिमेंबर कि अगर डीएनए 2C है तो वो 4C हो जाएगा. कौन? डीएनए. डीएनए. ओके, लेकिन क्रोमोसोम नहीं होगा. क्रोमोसोम नहीं होगा इसमें, डबल क्रोमोसोम डबल नहीं होगा. देन अगर मैं बात करूं G2 फेज, सो एस फेज में एक और बात याद रखनी है कि इसमें और क्या होता है, इसमें सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है. सेंट्रियोल डुप्लीकेट होता है इसमें. सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी इसी फेज में होता है. ये सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में. सेंट्रियोल कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में. और ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन है ये कहाँ पे होगा? न्यूक्लियस में. ये चलेगा आपके न्यूक्लियस में. ऑब्वियसली डीएनए न्यूक्लियस में होता है, वही होगा ना रेप्लिकेट. देन G2 फेज. G2 फेज में व्हाट ऑल यू हैव टू राइट डाउन? क्या लिखोगे G2 फेज से? क्या बाहर निकालोगे? इंफॉर्मेशन. G2 फेज जो होता है उसके अंदर इंफॉर्मेशन आपकी दी हुई है दैट G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता है. क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है. प्रोटीन बनते हैं और प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस. ऑफ कोर्स G2 फेज यहाँ है, आगे उसके माइटोसिस होने वाला है तो उसकी तैयारी करेगा ये आप याद रख सकते हो. और ग्रोथ होगी. ये आपने बना लिए नोट्स. एक पेज के नोट्स आपके देखो इतनी सी इंफॉर्मेशन में आ गए. वैसे मैंने बहुत ज़्यादा फैला के लिखा है, लेकिन आप छोटी सी जगह में इसको आप कॉम्पैक्टली कर सकते हो. क्वेश्चंस इसी में से आने वाले हैं. ये जो आप लिखोगे ना यहाँ पर, इसी में से क्वेश्चंस बनने वाले हैं. अभी देख लेना, यहीं से क्वेश्चंस आएंगे. फिर अगले पेज पर से क्या आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? यहां से आप देख सकते हो एक क्वेश्चन देखो आप दिया है यहाँ पर. यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन अनियन रूट टिप सेल्स. इट हैज 16 chromosomes in each cell. Can you tell how many chromosomes will the cell have at G1 phase, after S phase and after M phase? Also, what will be the DNA content of the cell at G1, after S and G2 if the content after M phase was 2C? So आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? आपको पता है क्रोमोसोम का नंबर अगर 16 है तो वो 16 ही रहेगा. It is going to be 16. आफ्टर S फेज भी वो 16 ही रहेगा. ठीक है, लेकिन M फेज के बाद अगर इट इज रिडक्शन डिवीजन या फिर इक्वेशनल डिवीजन तो M फेज के बाद आप उस तरह से उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो. और डीएनए कंटेंट जो है वो डबल हो जाएगा. डीएनए कंटेंट S फेज के बाद G2 में अगर 2C है तो वो 4C हो जाएगा G2 और M में. रिमेंबर दिस. ओके. Now, some cells in the adult animals do not appear to exhibit division. Now, this is important. Example दिया है heart cell का. Then other cells divide only occasionally as needed to replace the cells that have been lost because of injury or death. These cells do not divide further and exit G1 phase, and this is an inactive stage called as
क्विसेंट फेज और G0 फेज। एंड सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, रिमेंबर, बट डिवाइड नहीं करते हैं। एनिमल्स में माइटोटिक डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स, हाउएवर जो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं उनमें हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस देखने को मिलता है, जैसे कि मेल हनीबीज में। एग्जांपल्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट। अगेंस्ट दिस द प्लांट्स कैन शो माइटोटिक डिवीजंस इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम पढ़ चुके, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। देन दे हैव रिटन अबाउट द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड कौन सा होता है, एम फेज होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं एम फेज माइटोसिस में, इसीलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। एंड देन कैरियोकाइनेसिस में और साइटोकाइनेसिस में उसको डिवाइड किया है, कैरियोकाइनेसिस की स्टेजेस लिखी है। सो इसमें से भी आप उसी तरह से नोट्स निकाल सकते हैं, ऐसे आप लिख लोगे उसमें से भी निकाल के। अब देखो कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, ये तो मैं बता रही हूँ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, और आगे चल के आपको पता चलेगा कैसे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे कुछ चैप्टर से। सो ये क्वेश्चंस आप देखेंगे तो यहीं से, जहां से हमने अभी देखा वहीं से पूछे गए हैं। अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन विच फेज, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कब होता है, एस फेज में, सिंथेसिस फेज में, एज वी हैव सीन नाउ। अब देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की कि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है, अभी कंसेप्ट पढ़ा के अभी क्वेश्चंस करवाऊंगी तुरंत सबसे बनेगा, लेकिन अगर जिसने रिवीजन नहीं किया है, जो बिना रिवीजन के टेस्ट देने पहुंच गया है, एग्जाम देने पहुंच गया, उससे कुछ नहीं बनने वाला है, भले ही कितनी भी पढ़ाई की हो साल भर। सो रिमेंबर रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन आपको रोज रात को 10 मिनट तो एंड में आपको बायो का ही रिवीजन करना, अपने खुद के नोट्स देखो, बुक को पलटते रहो, एनसीईआरटी को, लेकिन रिवीजन रेगुलर होना चाहिए आपका, क्योंकि बायो में अदरवाइज पढ़ा हुआ बिना पढ़ा हुआ एक ही हो जाता है। देन मैच द कॉलम करना है आपको। एम फेज क्या होता है, इक्वेशनल फेज, राइट नाउ वी हैव सीन। देन G2 फेज कैसा होता है, G2 फेज में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं। क्विसेंट फेज कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। G1 फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डायरेक्ट लाइंस है कि नहीं है एनसीईआरटी की, यस यस और नो, समझ में आ रहा है कि नहीं। सो ये हो गया, समझ में आ रही है इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी की, कि अभी भी सवाल है कि मॉड्यूल पढ़ लें, कि वो पढ़ लें, कि वो वाली बुक पढ़ लें, समझ में आ रहा है, सामने दिख रहे हैं प्रूफ सारे। देन गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में वो बच्चे फंसते हैं जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं होती है, जिनको कि थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन तो होती है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता होता है, क्योंकि 4-5 स्टेटमेंट्स भी जब आ जाते हैं या फिर ऐसे 2 स्टेटमेंट्स जब आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसमें से सही और गलत कौन सा है। वो तभी होगा जब आपने हर लाइन एनसीईआरटी की अच्छे से पढ़ी होगी। सो स्टेटमेंट 1, ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, ये यही गलत हो गया। अभी हमने देखा कि G0 में, इसीलिए मैंने ये भी यहाँ पर हाईलाइट किया है कि G0 जो होता है उसमें भले ही सेल डिवाइड नहीं कर रहा है बट द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। ये जो जो की पॉइंट्स हाईलाइट किए वो आपको लिखने हैं, ठीक है, लिखोगे तो आसानी से दिख जाएंगे। देन द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट्स। आपको बताने कौन सा सही कौन सा गलत है। सो सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन एस फेज में होता है क्या इंटरफेज के, यस अभी हमने देखा कि ये तो होता है, तो फर्स्ट गलत, सेकंड सही। स्टेटमेंट 1 इज correct but statement 2 is statement 1 is incorrect but statement 2 is correct। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट देख लो नाउ, सेम इसी तरह से जैसे माइटोसिस में 1.5 पेज से 3 क्वेश्चंस निकले लेना, ये नीट 2023 के ही है, एक ही साल के हैं ये। अब सेम अगले पेज पे जो मियोसिस दिया है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का थोड़ा सा पोर्शन आपको जो दिया हुआ है, सिर्फ इतने 1.5 पेज में से आपके और 3 क्वेश्चंस निकले। अब देखो एक चैप्टर से, जो भी कि इतना आसान चैप्टर है, 6 क्वेश्चंस कैसे डायरेक्टली निकले हुए हैं। इनको छोड़ के आओगे क्या, बताओ, या गलत करके आओगे क्या अगर नीट में आएंगे तो। सो द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस। अब आपको यहाँ से ये जो मैंने हाईलाइट किए ना, इन्हीं को कीवर्ड्स के फॉर्म में लिख लेना है। सो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स के बारे में पूछ रहे हैं, कब होती है, पैकिटीन में, हाईलाइटेड है, लिखा हुआ होगा अगर आपके पास, आसानी से आपको याद आ जाएगा, ठीक है। सो क्या हो गया, ये पैकिटीन में होती है। देन सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। करेक्ट स्टेटमेंट्स इसमें से सिलेक्ट करने हैं, यही देखो फिर से स्टेटमेंट बेस्ड आ गया, अगर याद होगा अच्छे से बिल्कुल आंसर कर दोगे। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट, यस। टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस इन पैकिटीन, न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ER are reformed during telophase,
क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, नो, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है। और ये सभी बातें यहाँ पर दी हुई है, यहीं से सारी इंफॉर्मेशन निकली। आप देख लो, इसमें जो हाईलाइटेड है इसको निकाल के यहाँ लिख लो और मैच कर लो एज इट इज, लाइन टू लाइन ही ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, सारे स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। तो सही कौन से हैं? बी और डी ओनली। तो ये हो गया अपना आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर का डिवीजन किस में होता है? ओके, सो यू नो सेंट्रोमियर कब डिवाइड करता है? सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है एनाफेज 2 में। अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया। इसमें यहाँ पर अगर ऑप्शन में एनाफेज 1 लिखा होता, सो यू वुड हैव टू सिलेक्ट एनाफेज 2, क्योंकि एनाफेज 1 जो होता है मियोसिस 1 का, उसमें सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करता है। उसमें क्या डिवाइड करता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट, सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करता है। एनाफेज 2 में क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है। ठीक है, समझ में आएगा ये बात? नाउ 12th का भी एग्जाम्पल देख ही लेते हैं, जब हम सब देख रहे तो 12th का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम 12th में भी देखो, यही आपका जो है इतना सा पेज है, छोटा सा, ठीक है। इस छोटे से ही पेज में से आपको क्वेश्चंस निकाल के पूछ लिए गए हैं डायरेक्टली। पहले तो सीक्वेंस लिखी हुई है डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, देन कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ दी है। चलो देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। यहाँ पर भी जो जो हाईलाइटेड कीवर्ड्स है वो आपको लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए जगह खाली छोड़ी है कि यू हैव टू मेक द नोट्स आउट ऑफ इट। सो नाउ, during the purification process of recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out what? ये देखो, ये लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो आपकी other molecules can be removed by appropriate treatments and purified DNA ultimately precipitates out after addition of chilled ethanol। यही तो लाइन यहाँ पे पूछी है क्वेश्चन में, यही तो पूछा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो क्या है? डीएनए होता है, chilled ethanol से precipitate। Then upon exposure to UV radiation, DNA stained with ethidium bromide will show, DNA stained with ethidium bromide, ये लिखा है यहाँ पर, you can see bright orange colored bands of DNA in our ethidium bromide stained gel exposed to UV light, ये लिखा है और यही क्वेश्चन में पूछा है। सो ब्राइट ऑरेंज कलर हमको दिखता है। मेन स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक यहाँ पर लिखी है, वहाँ पे ऑप्शन शायद विजिबल नहीं है, सो आप इसको देख लेना यहाँ से डायरेक्टली। ये जो दी हुई है इसमें स्टेप्स, वही स्टेप्स इसमें आगे भी लिखी हुई है पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, और वही आपको यहाँ पर आंसर करनी है। ओके, सो ये सीक्वेंस में इनको बस जमाना है, जमा लोगे बन जाएगा एकदम चकाचक। देन in gene gun method used to introduce alien DNA into host cells, microparticles of which metal are used। और ये भी देखो, ये लिखा है यहाँ पर भाई, जीन गन के बारे में दिया है, गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विद डीएनए, गोल्ड एंड टंगस्टन। ओके, गोल्ड एंड टंगस्टन, ये रहा गोल्ड एंड टंगस्टन, हो गया। ऐसी लाइनर सारे बच्चों, इसलिए मैं ये बता रही हूँ इतनी मेहनत मैंने क्यों की है, क्यों सब मैंने निकाला डेटा, बिकॉज आई वांटेड टू शो यू हियर कि कोई भी बच्चा भटके नहीं इधर उधर। मैं नहीं चाहती कि किसी का साल बर्बाद हो जाए, किसी के 2 साल बाद होश आए कि अरे हमको तो एनसीईआरटी ही पढ़नी थी। आई एम गिविंग यू प्रूफ हियर कि एनसीईआरटी ही पढ़ो, कि जिससे पढ़ना उससे पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी ही पढ़ो, उसको अच्छे से समझ के पढ़ो, पूरा उसको निचोड़ लो, खा जाओ उसको, सब याद कर लो कि पूरा का पूरा कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना बन जाए आपसे। 360 बस लेके आना है बायो में, कैसे भी हमको अच्छे मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना है और कुछ नहीं चाहिए। एंड आई वांट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स टू गो इनटू देयर फेवरेट ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। इसीलिए ये सारी मेहनत मैंने की है आपको दिखाने के लिए। और पूरा नीट का 2023 का पेपर भी मैंने ऐसे ही निकाल के रखा है, पूरा टैग करके कि किस किस पेज से क्वेश्चंस आए हैं, उस पर भी मैं डिटेल्ड वीडियो एक बनाने वाली हूँ। सो अब मैं वो क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि बहुत से बच्चों ने ये छोड़ दिया, बोले कि ये एनसीईआरटी से नहीं था, ऐसे कुछ कुछ बच्चे आए मेरे पास बोले, बट जिसने अच्छी से पढ़ी है, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ी है, दे कुड आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल। सो देखो, अब इस पेज पर डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन की डेफिनेशंस दी हैं डायरेक्टली, ये बस डेफिनेशंस हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये पूछा था, इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स लीफ मेसोफिल सेल्स आर पुट इन अ कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस, this phenomena will be called as, may be called as। so here I want to tell you that जो de-differentiation होता है वो क्या basically क्या process होती है। de-differentiation is when the living differentiated cells
that by now have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain condition. This phenomena is termed as de-differentiation. मतलब ये है सिंपल भाषा में कि जो सेल अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी भूल चुका है, खो चुका है, उसकी शक्तियां लौट आती हैं, वो फिर से डिवाइड करने लग जाता है, ऐसी फिनोमेना को हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं. मतलब ऐसे परमानेंट सेल्स जो कि डिफरेंशिएट हो चुके हैं, एक बार परमानेंट बन चुके हैं, अपने डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज कर चुके हैं, अगर उनकी कैपेसिटी लौट आए, दे रीगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड, वी कॉल इट डी डिफरेंशिएशन. ओके, नाउ एनसीईआरटी में सबसे नीचे इस पैराग्राफ में क्वेश्चन लिखा है, व्हाट वुड यू कॉल द पैरेन्काइमा सेल्स दैट आर मेड टू डिवाइड अंडर कंट्रोल लैबोरेटरी कंडीशंस ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर. प्लांट टिश्यू कल्चर के अंडर अगर किसी पैरेन्काइमा सेल्स को डिवाइड करने की कैपेसिटी आ रही है उसमें, तो इसको हम क्या कहेंगे? पैरेन्काइमा पहली बात क्या होता है? एक परमानेंट सेल है वो. इट इज अ परमानेंट सेल जो कि डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज कर चुका है. अगर उसकी कैपेसिटी लौट आ रही है लैब में, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? डी डिफरेंशिएशन ही तो बोलेंगे. चाहे लैब में करवाएं, हम बोलेंगे तो डी डिफरेंशिएशन ही, क्योंकि कोई लॉस जो कर चुका है अपनी कैपेसिटी टू डिवाइड, उसकी वापस आ रही है कैपेसिटी, तो वी विल कॉल इट डी डिफरेंशिएशन ओनली. सो वही यहाँ पर पूछा है. लीफ मेसोफिल सेल मतलब क्या है? इट इज पैरेन्काइमा ओनली. इट इज अ परमानेंट सेल. लीफ मेसोफिल सेल परमानेंट सेल होता है ना. एंड इफ इट इज पुट इन अ कल्चर मीडियम और कैलस बन रहा है, कैलस क्या होता है टिश्यू कल्चर मीडियम में? इट हैज द कैपेसिटी टू डिवाइड. कैलस इज द ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि डिवाइड करते हैं. तो अगर एक परमानेंट सेल डिवाइड करने की कैपेसिटी रीगेन कर रहा है, तो इसको तो हम डी डिफरेंशिएशन कहते हैं ना. ऑप्शन में डी डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन, सेनेसेंस, ये सब कुछ दिया हुआ था. सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. आप लोगों को बातें समझ में आई हैं? अगर समझ में आई है तो फॉलो जरूर करना, और अपने आसपास जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को भी बता देना. भले ही आप खुद से बता दो, लेकिन ये बात उन तक पहुंच जानी चाहिए कि कैसे एनसीईआरटी आपको पहुंचाएगी आपके लक्ष्य तक, स्कोर 360 तक. और वीडियो अगर पसंद आई हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और अपना पढ़ाई करते रहो एंड कीप मूविंग टूवर्ड्स योर गोल. थैंक यू.